हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू दी ज्योग्राफी मिनी सीरीज जिसके अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक देखते हैं, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जो ओशन का फ्लोर है, ओशन किस तरह से, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी पढ़ाई को कहते हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम कॉन्टिनेंट में देखते हैं, ज़मीन पे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, वैलीज हैं, रिवर्स हैं। ये सारे फॉर्मेशन ज़मीन के अंदर मिलते हैं। तो क्या ऐसे ही कुछ चीज़ें ओशन में भी हैं? उसको कहते हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Continental shelf, it is the extended part of each continent occupied by relatively shallow seas and the Gulf. सबसे पहले ये है ओशन पूरा इस तरह से। तो इसका जो ज़मीन की तरफ जो हिस्सा है, पहला वाला पार्ट, वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको जानना और समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस यहीं से सारे जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हो रहे हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही है। इसको देखते हैं। एवरेज विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अबाउट 80 किलोमीटर। तो ये कोई भी समंदर से, कोई भी ओशन से कितना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कितना एरिया है? एवरेज है 80 किलोमीटर। इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट इन कोस्ट ऑफ चिली, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर कंट्री के साइड में जो भी ओशन है, सीज उसको लग रहे हैं कि हर जगह मौजूद है, क्योंकि कोस्ट ऑफ चिली है और वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा पे ये नहीं है। And the largest shelf is in the Siberian shelf in the Arctic Ocean, which is 1500 किलोमीटर इन विड्थ। तो साइबेरियन कोस्ट का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स मिलते हैं, ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। डेप्थ ऑल्सो वेरीज, सम हैज़ 30 मीटर, सम हैज़ 600 मीटर। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो डेप्थ भी है वो हर कंट्री में, हर कंट्री के लिए और हर ओशन में सेम नहीं है, ये वेरी करता है। दिस इज कवर्ड विथ वेरीड थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड फ्रॉम द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय करंट्स एंड वेव्स। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है, यहीं पे सारे सेडिमेंट्स, यहीं पे सारे जो खजाने हैं ये जमा हो रहे हैं, बिकॉज ये पहला एरिया है जो ज़मीन के बाद लगता है ओशन की तरफ जाते वक्त। तो जो भी रिवर्स, ग्लेशियर, जो भी सेडिमेंट्स लाएंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, और वह उन्हीं डिपॉजिट से वक्त के बाद हमें फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। एंड ये मिनरल्स और ये फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे जमा है, तो वो इन टर्न बाद में और कहीं दूसरी जगह पे भी चले जाते हैं बाय करंट्स एंड वेव्स। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ये सारा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या मिनरल मिल रहे हैं? सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल एंड गैस, आयरन और प्लेटिनियम, गोल्ड, डायमंड। वही जो मैंने बताया कि यहाँ बहुत सारे जो भी जितने भी मिल रहे हैं खजाने, जितने भी मिनरल्स, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही मिल रहे हैं। एंड इंडिया में इसके लोकेशन वाइज अगर यहाँ देखिए, इस पिक्चर में जो ये इलाका है, ये एरिया इतना हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है। तो यहाँ देखिए, सबसे लार्जेस्ट बाय एरिया है गुजरात का। 184 स्क्वायर किलोमीटर गुजरात का है। देन कम्स दी महाराष्ट्र, 112 स्क्वायर किलोमीटर। देन तमिलनाडु 41 किलोमीटर, केरला 40 किलोमीटर, अंडमान एंड निकोबार 35 किलोमीटर। तो इस तरह से ये स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है बाय बेस्ड ऑन दी एरिया, नॉट ऐसे नहीं कि ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तमिलनाडु का। यहाँ पे तमिलनाडु का लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो वो होगा तमिलनाडु का। बट ये बेस्ड ऑन दी एरिया, कौन से स्टेट में सेल्फ ज़्यादा है, तो वो ये वाले हैं। तो पुडुचेरी का देखिए, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर तक ही ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अ कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स कोस्टल बेसिन। तो यहाँ देखिए, इंडिया का कोस्टल है गुजरात की तरफ, ये गुजरात का थोड़ा सा इलाका दिख रहा है यहाँ पे। तो गुजरात के कोस्टल से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया हमारा इंडियन
कोस्टल कहलाता है, इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा ये है, डिस्प्यूट में रहता है ज़्यादातर, बिकॉज़ हर कंट्री चाहती है कि उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना उस कंट्री के लिए इकोनॉमिक वे से बहुत सारा फ़ायदा होगा। सो हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करती है, तो इसी वजह से सारे कंट्रीज़ के ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादातर ओवरलैप करते हैं। सो नेक्स्ट इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो नेक्स्ट एरिया आता है ओशन में, कॉन्टिनेंटल स्लोप। सो इट कनेक्ट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द ओशन बेसिन। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेके जो डीप ओशन है, जो प्लेन वाला ओशन है अंदर, उसको कनेक्ट करने वाले हिस्से को कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। सो इट बिगिंस वेयर द कॉन्टिनेंट शेल्फ शार्पली ड्रॉप्स ऑफ इनटू अ स्टीप स्लोप। ये तो यहाँ देख सकते हैं शार्पली, तो ऐसे ये कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो ज़मीन का छोर, ज़मीन का हिस्सा यहाँ तक आया हो, तो यहाँ जहाँ पे आके स्टीप करता है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। द स्लोप बाउंड्रीज इंडिकेट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। कैनन्स एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व इन दिस रीजन्स। तो ये इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एंड हिस्सा कहलाता है। So next up is deep sea plains. These are the gently sloping areas of the ocean basin, and these are the flattest and the smoothest regions of the world. So जैसे ज़मीन के अंदर प्लेन्स है, जैसे कि गंगा यमुना प्लेन्स है, उसी तरह ओशन के अंदर भी ये प्लेन्स होते हैं, एंड these are the flattest and the smoothest regions of the world, and their depth varies between 3000 मीटर 3000 मीटर एंड 6000 मीटर। तो उनके डेप्थ भी वेरी करते हैं अलग अलग ओशन में, अलग अलग जगह पे। सो दीज आर कवर्ड विद द फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स लाइक क्ले एंड सिल्ट। तो यहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे क्ले एंड सिल्ट के रॉक्स और उनके मिनरल्स। सो नेक्स्ट इज ओशनिक डीप और द ट्रेंचेस। ट्रेंचेस उनको कहेंगे जो बहुत ही नैरोली और लॉन्ग डेप्थ होते हैं, उनके डिप्रेशन जहाँ पे होता है, बट नैरोली होते हैं वो एकदम कुछ इस तरह से। तो ऐसे ट्रेंचेस, इनके बीच का जो हिस्सा है इसे कहते हैं ट्रेंच। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। सो दीज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस। दे आर 3 to 4 किलोमीटर डीपर देन द सराउंडिंग ओशन फ्लोर। तो इनके सराउंडिंग जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर डीप ओशन प्लेन्स, तो उनके मुकाबले में ट्रेंचेस आर 3-4 किलोमीटर डीपर, एंड दे आर एसोसिएटेड विथ वेरी एक्टिव वोल्केनोस एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। तो यहाँ ऐसे डिप्रेशन यहाँ पे होंगे। डिप्रेशन ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस से डाइवर्ज कर रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं एक दूसरे से, उसी की वजह से यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं। और यहाँ ट्रेंचेस बन रहे हैं, अपार्ट हो रहे प्लेट्स, तो यहीं से निकलेंगे वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। सो ऐसे ट्रेंचेस हैं 32 इन पैसिफिक ओशन, 19 इन अटलांटिक ओशन एंड 6 इन इंडियन ओशन। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेंचेस, जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट ऐसे वाले ट्रेंचेस हैं पैसिफिक ओशन में। तो हमारे इंडियन ओशन में सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच, जिसे जावा ट्रेंच भी कहते हैं, वो इंडियन ओशन में है। सो मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन। जो मारियाना ट्रेंच आता है पैसिफिक ओशन में, एंड दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस। सो टुंगा ट्रेंच इन साउथ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे कुछ फेमस ट्रेंचेस के नाम है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आएगा मारियाना ट्रेंच, देन जापान ट्रेंच, एलुशियन ट्रेंच। तो कुछ इस तरह से पैसिफिक नॉर्थ में है, कुछ साउथ पैसिफिक में है, कुछ नॉर्थ अटलांटिक में है, एंड इंडियन में जो फेमस है सुंडा ट्रेंच। सो नेक्स्ट इज मिड ओशनिक रिज। दिस रेफर्स टू बाउंड्री बिटवीन द डाइवर्जेंट प्लेट। तो जहाँ पे बाउंड्री बनती है दो डाइवर्जेंट प्लेट के बीच में, उसे कहेंगे मिड ओशनिक रिज। अ मिड ओशनिक रिज इज एन अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस माउंटेन रिजेस। तो जहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ऐसे दो प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ का जो बाउंड्री है वो कहलाएगा मिड ओशनिक रिज। एंड ये मिड ओशनिक रिज जहाँ क्रिएट होगा वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स बनेंगे, एंड दिस प्रेजेंट्स अ माउंटेनियस चेन्स ऑफ यंग यंग रॉक्स मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। तो यहाँ जो माउंटेन्स बनेंगे बीच में ओशन के अंदर, दे रिप्रेजेंट द यंगेस्ट रॉक्स, एंड और ऐसे रॉक्स जो बसाल्ट रॉक्स हैं। इम्पॉर्टेंट रिजेस हैं यहाँ पे, देखिए जो सबसे फेमस और सबसे बड़ा वाला है वो है मिड अटलांटिक रिजेस, जहाँ से अमेरिकन प्लेट अपार्ट हो रहा है यूरेशियन से एंड अफ्रीकन प्लेट से। एंड दिस सेंट्रल इंडियन रिजेस इंडियन ओशन के अंदर ये है।
देन यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट इंडियन रीजस जो इंडियन ओशन ये अफ्रीकन प्लेट से अपार्ट हो रहा है नीचे अंटार्कटिक प्लेट से। सो ऐसे इंपॉर्टेंट रिजेस हैं यहाँ पे, जॉन दी फूका रिज ऑफ द कोस्ट ऑफ अमेरिका। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिड ओशनिक ridges। सो नेक्स्ट इज आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो यानी आइलैंड के बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ जब होते हैं तो उन्हें आर्कीपेलागो कहते हैं। सो दीज रेफर टू क्लस्टर ऑफ आइलैंड विच आर फॉर्म टेक्टोनिकली। टेक्टोनिकली यानी वही अगेन प्लेट मूवमेंट के वजह से वोल्केनोस बनते हैं और अर्थक्वेक्स होते हैं। तो वोल्केनो के कूल होने के बाद जो लैंडफॉर्म बनेंगे वो आइलैंड कहेंगे। जो समंदर के अंदर वोल्केनो हुआ, फिर वहाँ वोल्केनो कूल हुआ, तो वो जो फॉर्मेशन बनेगा वो आइलैंड कहेगा। सो ऐसे आइलैंड बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होंगे तो उन्हें आर्कीपेलागो कहते हैं। सो बाय इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो बाय एरिया। सो इंडोनेशिया जो मलयन पेनिनसुला के अंदर आता है, वहाँ पे है लार्जेस्ट आर्कीपेलागो बाय एरिया। एरिया के हिसाब से इंडोनेशिया में ज़्यादा आर्कीपेलागो हैं, बट बाय नंबर ऑफ आइलैंड पूछेंगे तो आर्कीपेलागो सी इन बाल्टिक सी बिटवीन गल्फ ऑफ भूतनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड विच हैज़ 50,000 आइलैंड। तो अगर नंबर से कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आइलैंड्स हैं तो वो है ये आर्कीपेलागो सी। उस आइलैंड का नाम ही दिया गया, उस आर्कीपेलागो का नाम ही है आर्कीपेलागो सी, जो आता है बाल्टिक सी बिटवीन गल्फ ऑफ भूतनिया एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। सो इस हिसाब से नंबर ऑफ आइलैंड के हिसाब से पहला आएगा आर्कीपेलागो सी, देन आएगा कैनेडियन आर्कटिक जहाँ पे है 36,563 आइलैंड। तो उस हिसाब से फिलिपाइन आर्कीपेलागो में भी हैं 7,107 आइलैंड्स। सो याद रखिए इंडोनेशिया जो मलयन आर्कीपेलागो है वो लार्जेस्ट बाय एरिया, बट लार्जेस्ट बाय नंबर ऑफ आइलैंड इज आर्कीपेलागो सी। सो नेक्स्ट इज बीचेस। बीच जो ओशन का जो और एक फीचर है वो है बीच। इट इज़ अ शोर लाइन ऑफ एन ओशन। तो ओशन जहाँ पे भी है उसका जो शोर लाइन होगा, एंडिंग पार्ट या ज़मीन की तरफ से पहला वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द बीच। एंड दे आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ वेव एक्शन बाय विच वेव्स और करंट मूव सैंड एंड अदर लूज सेडिमेंट्स। तो बीचेस ज़्यादातर फॉर्म्ड हुए हैं वेव और करंट की वजह से, और इन वेव और करंट्स की वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं जैसे कि सैंड एंड पेबल्स, लूज पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर कंकर, ये सब जमा होते हैं। और इन्हीं सब एरिया को जहाँ जहाँ पे सैंड और ये पेबल्स जमा हुए उसी को बीच कहते हैं। सो कोक्स बाजार कंसिडर टू बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेचुरल सैंडी बीच विच हैज़ अनब्रोकन लेंथ ऑफ 120 किलोमीटर। तो जो कोक्स बाजार है बांग्लादेश का चिकागोंग एरिया में आता है, तो वो 120 किलोमीटर तक लंबा है अनब्रोकन, तो दैट इज़ द लॉन्गेस्ट। एंड नेक्स्ट जो हमारे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बीच इज़ द मारियाना बीच। सो नेक्स्ट टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो बताते हैं ओशन फ्लोर कैसे फॉर्म हुआ या ओशन फ्लोर के नीचे के मूवमेंट क्या है। और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से हमने देखा पहले वीडियो में, तो उसी से रिलेटेड ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है थेरी है। सो ये कहता है द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर एंड द पैरामैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक रीजन रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट। तो ये स्टडीज ऑफ द रॉक्स, पैरामैग्नेटिक रॉक्स को पढ़ने के बाद और ओशन फ्लोर को अच्छे से मैप करने के बाद, मैप यानी जो अभी हमने किया, बीच है, आर्कीपेलागोस है, मिड ओशनिक रिज है, इसके अंदर ओशनिक डीप ट्रेंचेस हैं, तो इन सारे फीचर्स को पढ़ने के बाद एक बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मिले। तो उन सब में पहला ऑब्जर्वेशन है, इट वाज रियलाइज दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area। सो उन सब फीचर्स से ये पता चला है कि जहाँ पे मिड ओशनिक रीजन, जहाँ दो प्लेट बाउंड्रीज अपार्ट हो रहे हैं, वहाँ एक कॉमन चीज़ है, वहाँ हमेशा वोल्केनोस होते हैं। वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन। तो ये ऑब्जर्वेशन पहले मिला। देन द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक ridges शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन द फॉर्म ऑफ पीरियड फॉर्मेशन। तो ये कह रहा है ये पॉइंट कि अब ये दो प्लेट्स एक दूसरे से अपार्ट हो रहे हैं, और जहाँ से अपार्ट हो रहे हैं यहाँ से ये एरिया में बहुत, जहाँ ये इस एरिया के जो रॉक्स हैं वो यंगर हैं, जैसे जैसे मिड ओशनिक से दूर जाएंगे वहाँ के रॉक्स ओल्डर हैं।
इस साइड भी वही हाल है। यहाँ पे जैसे ये ओशनिक क्रस्ट, मिड ओशनिक क्रस्ट से दूर जाएंगे, ये रॉक्स, यहाँ के रॉक्स और यहाँ के मिनरल्स ओल्डर हैं, और यहाँ के रॉक्स एंड मिनरल्स यंगर हैं। एंड द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द continental rocks. The age of the rocks in the oceanic crust is nowhere more than 200 million years old. Some of the continental rocks are as old as 3200 million years. तो फिर इससे और एक बात पता चली कि जो ओशन के जो रॉक्स हैं वो मच यंगर कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। तो जो कॉन्टिनेंट के रॉक्स हैं वो हैं 3200 मिलियन ईयर्स के। तो कुछ रॉक्स को पढ़ने के बाद ये पता चला कि वो कॉन्टिनेंट के जो भी रॉक्स हैं वो बहुत साल पहले वाले हैं, बहुत साल पहले के हैं। जबकि ये ओशन के रॉक्स नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स, तो ये रॉक्स यंगर है। द सेडिमेंट ऑन द ओशनिक फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। तो ओशन फ्लोर के अंदर जो जो भी सेडिमेंट्स है वो थिन है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट। फिफ्थ पॉइंट है द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस while in the mid oceanic ridge areas the earthquake foci have shallow depths. सो यहाँ पे दो प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्ज हो रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि मिड ओशनिक में बहुत सारे वोल्केनोस हो रहे हैं, एंड नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि वहाँ पे अर्थक्वेक्स भी हो रहे हैं। So next he's argued that constant eruption at the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the crust on either side the ocean floor, thus spreading. So इससे क्या पता चल रहा है कि ये यहाँ पे रॉक्स यंगर हैं, और जहाँ मिड ओशनिक से दूर जाएंगे तो ओल्डर रॉक्स मिलेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये बाउंड्री यहाँ से ऐसे दूर हो रही है, तो ये अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं पुश करेगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्रीज बनेगी। इसी वजह से ओशन के जो भी प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और इसी अलग हुए सेडिमेंट से, इसी अलग हुए मटेरियल पुश कर रहा है कॉन्टिनेंट के एरिया पे, और इसी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं और ओशनिक वाले डाइवर्जेंट्स हैं। एंड ओशनिक क्रस्ट एंड द न्यू लावा वेजेस इनटू इट। तो एक मिनट। सो यहाँ देखिए, यहाँ से ये लावा बाहर आ रहा है और कंस्टेंटली ऐसे जा रहा है, यहाँ पुश कर रहा है और कुछ वापस नीचे जाएगा, तो ये कंस्टेंटली लावा अगेन एंड अगेन इस तरह से यहाँ इस साइकिल हो रहा है। तो इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।